हेलो एवरीवन, मैं हूँ एकांश सोनी। तो आज हमें जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो क्लास 8 की जो बुक है उसमें जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आज हम उसे रिवाइज करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख सकें। और एक क्विक रिवीजन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उस पर हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जानेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जानेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि क्रॉप्स बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में बनती है। फिर हम जानेंगे इन क्रॉप्स को उगाने के लिए भी तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होगी, तो ये भी हम इन अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोविंग, फिर एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज और फिर लास्ट है स्टोरेज। तो इन सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी हम जानेंगे। फिर लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो वो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो हमारा इंट्रोडक्शन ये है कि ह्यूमन रिक्वायर्स फूड फॉर देयर सर्वाइवल एज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इज यूज्ड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एसेट्रा। हमें तो पता ही है ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमन को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बहुत उसे एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी तो फूड से आती है। जब वो एनर्जी लेता है तो उसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सारी एक्टिविटीज़ में वो उस एनर्जी को यूज़ करता है। We get our food from plants by agriculture practices and animal too by the process of animal husbandry. The branch of agriculture which deals with the rearing of animal livestock. अब हमें हमारा जो फूड है वो प्लांट से मिलता है और जो प्लांट्स है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ग्रो होते हैं। तो और वैसे ही एनिमल्स को भी अपना फूड एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। और है एनिमल हस्बेंड्री एक तरह के उनके लिए एक फूड का एक सोर्स है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अब उस खाने को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें उसको हर कुछ समय में और हर एक फ्लो में, एक ऑर्डर में उस खाने का, उस क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ता है। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब उसे प्रॉपर तरीके से उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी मतलब उसे इक्वली हर किसी इंसान के पास इक्वली डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम बिना इक्वल किए, बिना किसी क्या बोल सकते हैं, एक डेटा के हम किसी को भी ज़्यादा किसी को भी कम दे दे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. For example, wheat, rice, cereals, vegetable, fruits. These are classified on the basis of season in which they grow. जो प्लांट्स हैं, जब वो एक ही तरीके के प्लांट्स को एक बड़े से मैदान में, एक बड़ी सी फील्ड में एक ही प्लांट को बहुत सारा एक ही बड़ी सी फील्ड में जब ग्रो किया जाता है तो वो एक प्लांट से उससे उतने सारे को हम क्रॉप बोलेंगे। तो और इसके एग्जांपल क्या हैं? तो वीट, राइस, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट, इन सभी चीज़ों को हम बहुत सारा एक बार में एक बड़े से खेत में उगाते हैं। इन चीज़ों को दिस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। इन सभी को अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है। फिर नेक्स्ट इसका जो पॉइंट लिखा है वो है India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत सारे डाइवर्स है। यहाँ अलग अलग तक क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब यहाँ हर अलग अलग तरीके का
तो इन सभी हमारे इंडिया में जो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस है, जैसे ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, यानी उमस और बारिश वाला सीजन होता है, और वो एक रीजन से दूसरे रीजन, वो दोनों जगह हो सकता है अलग अलग हो। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। मतलब कि हमारी कंट्री में अलग अलग वैरायटी के जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो सकते हैं, और वो जो मतलब सिर्फ हमारी ही कंट्री नहीं, वो हमारे और बहुत सारी कंट्री में वहाँ अलग अलग पार्ट में एक कोई ना कोई एक स्पेशल क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ राइस को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन और टी को भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और तो ऐसे ही हमारा ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट होता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक पे जाते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप, इनमें अभी हमारी बुक में दो टाइप्स ऑफ क्रॉप बताए हैं, एक है खरीफ क्रॉप और एक है रबी क्रॉप। तो फर्स्टली हम खरीफ क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन दी रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम जून टू सितंबर। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एसेट्रा। तो जो खरीफ क्रॉप है वो कब बोया जा, मतलब सोन मतलब हुआ बोना हो रहा है, तो वो खरीफ क्रॉप को जब बारिश का मौसम होता है तब बोया जाता है। तो हम ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हैं, द क्रॉप विच आर सोन इन दी ग्रोन लिख सकते हैं, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन दी रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ठीक है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर। मतलब जो रेनी सीजन हमारे यहाँ है वो जून से लेकर, आपने देखा भी होगा, जून से और सितंबर के बीच में बहुत सारे खरीफ क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स में और कैसे कैसे क्रॉप्स होते हैं, मतलब खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या होता है, तो एक होता है पैडी होता है, मेज होता है, सोयाबीन होता है, ग्राउंडनट होता है और कॉटन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर रबी क्रॉप। Their time period is generally from October to March. For example, wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Paddy is not cultivated in summer season because it requires a lot of water. Therefore, it is cultivated in rainy season. अब क्या बोल रहा है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप। मतलब जो क्रॉप्स को ठंडी के समय में, विंटर के सीजन में बोया जाता है उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। मतलब कि इन्हें अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच में बोया जाता है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो वीट हो सकता है, ग्राम हो सकता है, पी होता है, मस्टर्ड होता है एंड लिंसेड होता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि जो पैडी होता है वो उसे गर्मी के मौसम में नहीं बोते, क्योंकि पैडी हम जानते हैं पैडी एक खरीफ क्रॉप है, तो वो उसे बहुत सारा पानी लगता है अपने आप को उगाने में, अपने आप को क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट देने में। इसीलिए वो हमेशा हम उसे रेनी सीजन में उगाते हैं, क्योंकि समर में ज़्यादा बारिश होती है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हमने तो जाना था कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अब एक प्लांट को ग्रो करने में हमें बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू होता है, एक प्लांट ग्रो होता है। तो अब हम उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और उन स्टेप्स को जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो, अब हमें प्लांट ग्रो करेंगे तो ग्रो तो हम सॉइल पे ही करेंगे, और अब सॉइल है, अब सॉइल को ही हमें प्रिपेयर करना जरूरी है। अब ऐसे किसी भी सॉइल पे तो हम ग्रो नहीं कर सकते, हर प्लांट को अलग एक स्पेशल वैरायटी की सॉइल लगती है। तो चलो अब हम उसे पढ़ेंगे अब यहाँ पर, तो हम उसे अब चलो डिटेल में ही जानते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये सबसे पहला स्टेप है एक पौधे को उगाने में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। तो जो सबसे क्या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक टास्क है हमारा इस क्रॉप उगाने वाली प्रोसेस में, वो है सॉइल को क्या बोलते हैं, मतलब जो सॉइल है ना उसको यहाँ पर मतलब लुको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा सॉइल यहाँ पर ऐसे सॉइल है, तो ये जो मान लो यहाँ पर पहले कभी एक बार प्लांट उगाया है, अब वो प्लांट उगाया तो वहाँ तो ये साफ सी बात है
कि वो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रास लगी हुई है, ठीक है। अब वो यहाँ के जो क्रॉप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जैसे क्रॉप्स उगे हैं, तो यहाँ पर की जो वो मिट्टी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर ये जो मिट्टी रहेगी यहाँ पर, ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब हम ये तो जानते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, अब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक जगह पर करेगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स तो ख़राब हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो नीचे में है, जो यहाँ पर नीचे में सॉइल है जिसमें ऑफ फर्टिलिटी है, हम उसको टर्न करेंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे पास फिर से एक फर्टिलिटी वाली सॉइल है, फर्टाइल सॉइल आ चुकी है। अब इसमें जब हम अब अगर हम अपना क्रॉप उगाएंगे तो अच्छी से उगेगा। तो ये प्रोसेस है टर्न सॉइल का। और लूजन इट, और फिर यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है लूजन इट। तो क्या करते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे औजार देखे होंगे जिनसे क्या बोल सकते हैं, जो सॉइल को लूज़ किया जाता है। फिर अब बता रहा है दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू सैंड। मैंने जो बताया वही है, ये क्या करता है, जो सॉइल के जो रूट हैं उनको अच्छे से मतलब जो सॉइल में जो प्लांट्स के रूट है उसको सॉइल के अंदर अच्छे से दबा देता है। द लूज सॉइल अलाउज रूट टू बीनीथ इजली इवन इफ दे गो डीप इनटू द बॉल। तो ये क्या करता है, ये जो लूज वाला सॉइल है ना, ये अच्छे से उसमें एयर का, ऑक्सीजन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो फ्लो है ना, जो एब्जॉर्ब करने का, अपने पास लाने का रूट्स के अंदर में सॉइल के थ्रू, ये उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर देता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर क्या बताया है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। बता रहे हैं कि ये जो हम जो सॉइल को लूज़ किए हैं, मतलब इसको जो हल्का किए हैं, इससे जो अर्थवर्म मतलब जो इंसेक्ट्स हैं जो कि सॉइल के अंदर में पाए जाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छे से होने लग जाती है। तो ये इस मतलब हुआ कि अब इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो और अच्छे से और जल्दी ग्रो करेंगे। These organisms are friends of the farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it. ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक फार्मर यानी किसान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये जब हम इसे लूज़ करते हैं, टर्न करते हैं और उसमें हमस डालते हैं, यानी वो जो ब्लैक लेयर जो होती है ना सॉइल के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म उसी हमस को बनाने में हेल्प करते हैं। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स plant growth, nutrient rich soil. Plant growth, turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use this nutrient. अब मैंने जो बताया वही है कि जो यहाँ पर जब हम इसे टर्न करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स जो ऊपर में जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स तो अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि बहुत कम हो चुके हैं, या क्योंकि उसे प्लांट्स ने एक जो पहले क्रॉप उगाया था वो उसे एब्जॉर्ब कर चुका है। तो ये जो फिर उसके बाद हम उसको टर्न करने से, लूज़ करने से जो नीचे में जो फर्टाइल सॉइल है वो ऊपर आ जाता है, और जो जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे और उसे वो क्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगा। थर्स टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। मतलब इसीलिए बोला जाता है कि टर्न करना और लूज़ करना सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें एक क्रॉप को उगाना है। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट्स है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। अब हमने पढ़ लिया ये लूजिंग और टर्निंग क्या होता है। अब ये इसी लूजिंग और टर्निंग वाले जो हमने ये जो प्रोसेस है इसे हम टिलिंग कहते हैं और प्लगिंग कहते हैं। ये इन दो नामों से जाना जाता है। दिस इज डन बाय अ प्लग, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड, आयरन और वुड से बना। तो क्या बोल रहा है कि ये जो प्लग है, जो प्लगिंग में ये जो प्लग यूज़ होता है ये या तो लकड़ी से बनता है या तो लोहे से बनता है। द प्लग फील्ड में है बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग। मतलब कि जो प्लग होता है उसमें वो जो है ना बड़े बड़े ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसे ये कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं, उसमें ना स्ट्रक्चर बने होते हैं, ये जो सॉइल को लूज़ कर देते हैं और उससे सोविंग भी कर देते हैं। तो चलो अब हमने ये जान लिया। अब हम